हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस आगाज सीरीज में जहां पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स इन द ईयर 2024 और वो सारे एग्जाम जो कि टीसीएस के द्वारा लिए जा रहे हैं, उन सारे एग्जामों के प्रीवियस लास्ट 6 to 7 ईयर्स के क्वेश्चंस यहां पर इंक्लूड किए जा रहे हैं सो दैट आने वाले एग्जाम जो कि लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पर एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए आप बेहतर तरीके से रेडी हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इन दिस लेक्चर नंबर 5 ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन दिस लेक्चर हम बात करने वाले हैं ऑन द रॉ वाटर ट्रीटमेंट। और रॉ वाटर ट्रीटमेंट में आज हम क्या क्वेश्चंस देखते हैं, एक एक करके देखते चले जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ सेडिमेंटेशन टैंक if the velocity of flow is 0.2 meters per minute and the detention period is 6 hours। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे, बट अगर उसके पीछे की कहानी को समझे तो क्या है हमारे पास उसको जरा देखते हैं। जब हमारे पास यहां पर जब भी बात चल रही है हमारे पास लेंथ ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक की, तो बड़ा सिंपल सा फंडा ध्यान रखिएगा कि लेंथ पता करने के लिए आपको जरूरत है हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी की इनटू द डिटेंशन टाइम। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी पता है और डिटेंशन टाइम पता है, आप आसानी से लेंथ निकाल सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.2 मीटर्स पर मिनट और डिटेंशन टाइम देगा 6 घंटे का, सो 6 इंटू 60 मिनट्स। तो यहां पर आपके पास आपको लेंथ मीटर में पूछी गई है, मिनट से मिनट कैंसल आउट होता है, 6 6 36 और 36 इंटू 2 होता है 72। तो ये जीरो इसको दिया तो बनता है ये 2, तो 6 इज 36 इंटू 2 बनता है कितना, 72 आवर्स के बराबर। अब ये तो था बेसिक सी बात। यहां से हमारे पास और हमें क्या चीज पता होना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा सरफेस ओवरफ्लो रेट होता है विच इज यूजुअली इक्वल टू 12,000 से 18,000 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे के बराबर। ये किस केस में होता है, प्लेन सेडिमेंटेशन के केस में होता है। लेकिन यही वैल्यू हमारे पास बन जाती है क्या, हम ये कह सकते हैं दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 500 से 750 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर। और यही हमारे पास आवर के बेसिस पे, किसके बेसिस पे है, आवर्स के बेसिस पे है। अगर बात करते हैं, यही वैल्यू हमारे पास बनती है 24,000 से 30,000 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे के बराबर। और वहीं पर इसी वैल्यू को 1000 से हम इसे 1250 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर में समझ सकते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कोएगुलेशन या कोएगुलेटेड सेडिमेंटेशन प्रोसेस की बात। हमें एक और चीज पता होनी चाहिए कि डिटेंशन टाइम होता है इज यूजुअल इक्वल टू 2 to 4 आवर्स। किसके लिए, कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के लिए। और इज इक्वल टू 4 to 8 आवर्स किसके लिए, तो वो है प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए। ठीक उसी प्रकार हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी पता होना चाहिए, 0.15 से 0.90 मीटर्स पर मिनट के बराबर होती है, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू 0.3 मीटर्स पर मिनट के बराबर। तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द डिजाइन डाटा ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक। आंसर तो क्या होगा, 72 आवर्स यहां लिख दिया है मैंने, लेकिन वो मीटर्स है क्योंकि वो लेंथ निकाली गई है। आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पॉलीइलेक्ट्रोलाइट्स। हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि पॉलीइलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो पॉलीइलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास एडवांस्ड या कह सकते हैं इंप्रूव्ड। क्या है ये, एडवांस्ड या इंप्रूव्ड हमारे कोएगुलेंट्स होते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या प्रॉपर्टीज हैं कि ये हमारे पास इनकी जो पीएच रेंज है वो वाइडर पीएच रेंज में ये काम कर सकते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी इनकी है वो क्या है कि इनका जो है वो एफिशिएंट होते हैं इवन एट लो डोसेज
तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। पूछा है स्टेटमेंट 1, पॉलीइलेक्ट्रोलाइट इज ऑफ लो मोलिकुलर वेट वाटर सोल्यूबल पॉलीमर। पहली चीज, वाटर सोल्यूबल तो नहीं है। दूसरी चीज, लो मोलिकुलर वेट, ये भी नहीं है, इट इज अ पॉलीमर। तो पॉलीमर है तो दिया आंसर तो हमारे पास यहां पर गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, द यूज ऑफ पॉलीइलेक्ट्रोलाइट नॉट ओनली ब्रॉडन्स द पीएच रेंज over which satisfactory flocculation could occur but may also reduce the quantity of primary coagulant required। तो बिल्कुल सही बात है, पीएच रेंज ब्रॉडन हो जाती है, प्राइमरी कोएगुलेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कम कर देता है, तो ये तो इसका फायदा है। और लगभग 10 से 15 गुना हमारे पास ये डोसेज को रिड्यूस करवा सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो अगला सवाल है, बाय बॉइलिंग कोमा होना चाहिए था, वाटर हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड इफ इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ये सवाल आप लोग बहुत आसानी से बता पाएंगे। कैल्शियम सल्फेट अगर हम बात कर रहे हैं CaSO4 की, मैग्नीशियम सल्फेट अगर हम बात कर रहे हैं MgSO4 की, कैल्शियम नाइट्रेट अगर हम बात कर रहे हैं CaNO3 की, Ca2 या CaNO3 होल ट्वाइस, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, तो CaHCO3 होल ट्वाइस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि चाहे आपका सल्फेट हो या आपका नाइट्रेट हो या आपका क्लोराइड आयन हो, ये सब है आपकी परमानेंट हार्डनेस। क्या है ये? परमानेंट हार्डनेस है। तो ये सब बॉइलिंग से रिमूव तो नहीं होगी। हाँ, ये हमारे पास क्या है? टेम्पररी हार्डनेस है, तो ये हमारे पास बॉइलिंग से रिमूव हो सकती है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डी शुड बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बेसिक सी बातें पता होना चाहिए। अच्छा, एक और भी चीज यहां पे समझ लो कि अगर परमानेंट हार्डनेस है तो परमानेंट हार्डनेस में एक काम करो, आप उठा के देख लो किसको, तो वो है आपके पास लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस में बहुत बढ़िया सी इंफॉर्मेशन समझ में आती है, और वो क्या है? लाइम के फंक्शन से क्या ये रिमूव करता है? रिमूव कार्बोनेट हार्डनेस, पहली चीज ये हर तरह की। दूसरा इसका फंक्शन है कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट NCH ऑफ Mg इन NCH ऑफ Ca2+। मैग्नीशियम के NCH को कैल्शियम के NCH में कन्वर्ट करता है, मतलब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में। और फिर काम आता है सोडा। सोडा का फंक्शन है ये हमारे पास रिमूव करता है, रिमूव्स ऑल NCH ऑफ Ca2+। ये खासियत है इसकी। लेकिन समय के साथ यहां पर ये सारी प्रोसेसेस पूरी नहीं हो पाती। कुछ प्रेसिपिटेट समय के बहुत बाद बनने की कोशिश में होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसे बनने ही ना दे बाद में, और बनने ही ना दें तो उसके लिए क्या करना पड़े? उसके लिए रिकार्बोनेशन कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? रिकार्बोनेशन कराना पड़ता है। और रिकार्बोनेशन होता है पासिंग ऑफ CO2 इनटू द वाटर, ताकि हमारी जो हार्डनेस कुछ अमाउंट की बची रह जाती है, कौन सी वाली? CaCO3 और MgOH होल ट्वाइस की। मैंने गलत लिख दिया है, MgCO3 की, ये हमारे पास जो है वो फिर से क्या करा दे? हम सॉल्यूबल करा दे। सॉल्यूबल करा देने से हमारे पास ये 100% जीरो हार्डनेस वाटर नहीं देता। आंसर तो क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। पूछा है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 and S2 पर्टेनिंग टू फिल्ट्रेशन प्रोसेस फॉर वाटर ट्रीटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? इन ग्रेविटी फिल्टर्स द प्रेशर हेड इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों भाई? जब आप ग्रेविटी फिल्टर की बात करते हो तो ग्रेविटी फिल्टर में आपको यह पता है कि यू टॉक अबाउट RSF और आप बात करते हो SSF के बारे में, रैपिड सेंड फिल्टर, स्लो सेंड फिल्टर। भाई रैपिड स्लो सेंड फिल्टर में तो कंडीशन ये बनती है कि रेट ऑफ फ्लो बहुत ही स्लो है,
तो यहां तो माना जा सकता है कि हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव हेड बनता है। रैपिड सेंट फिल्टर में तो फ्लो रेट इतना तेज हो जाता है एज कंपेयर टू दी स्लो सेंट फिल्टर कि पानी बहुत तेजी से नीचे जा रहा होता है और बहुत सारी इंप्यूरिटी फिल्टर के अंदर तक जाकर ट्रैप हो जाती है। अब होता यह है कि ऊपर से पानी नीचे आना बंद हो जाता है, लेकिन नीचे खाली हो जाता है, नीचे से पूरा का पूरा मीडियम खाली हो जाता है और यहां पर हमारे पास बहुत सारा पानी ऊपर पड़ा हुआ होता है, तब भी पानी नीचे नहीं आ पाता क्योंकि यहां पर एयर बाइंडिंग अकर कर जाती है। तो आरएसएफ में एयर बाइंडिंग के टाइम पे नेगेटिव हेड क्रिएट हो जाता है। इसी को कहते हैं ऑपरेशनल ट्रबल इन दी आरएसएफ। और आरएसएफ में एयर बाइंडिंग के अलावा और जो ऑपरेशनल ट्रबल होता है उसे कहते हैं क्या, मड बॉल फॉर्मेशन। मड बॉल फॉर्मेशन और एक और होता है क्या, क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो यहां पर एक ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऑलवेज पॉजिटिव, ये गलत है। ग्रेविटी फिल्टर्स में हमेशा प्रेशर हेड ऑलवेज पॉजिटिव का नहीं, नेगेटिव हेड क्रिएट होता है। अगला पूछा है, अगर पहला वाला गलत है, S1 इज फॉल्स, तो ये हो नहीं सकता, और S1 इज ट्रू, ये हो नहीं सकता। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। इन मोस्ट टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन पार्टिकल आर रिमूव्ड मेनली बाय स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग का मतलब होता है मैकेनिकल, मैकेनिकल मींस, मतलब आपको ब्लॉकेज क्रिएट करना है, ब्लॉकेज टू इंप्यूरिटी क्रिएट करना है। और इंप्यूरिटी जो है वो क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स। तो जाहिर सी बात है फिल्ट्रेशन सॉलिड पार्टिकल को रिमूव करने के लिए ही कराया जाता है, और इनको हटाने के लिए ब्लॉकेज हमारे पास कराया जाता है इंप्यूरिटी का बाय एनी ऑफ द मीडियम। यहां पर फिल्टर्स के अंदर सैंड वो मीडियम बनता है। तो क्या हमारे पास मोस्ट टाइप ऑफ फिल्टर्स में पार्टिकल्स आर रिमूव्ड मेनली बाय स्ट्रेनिंग? बात सही है, दिस इज वेरी मच करेक्ट। S1 फॉल्स है, S2 ट्रू है, A इज द करेक्ट आंसर, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन रिलेशन टू सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन मतलब कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन की बात चल रही है। पूछा है, कोएगुलेशन यूजुअली फाउंड नेसेसरी फॉर वाटर हैविंग टर्बिडिटी ग्रेटर देन 30 to 50 ppm। देखो हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर टर्बिडिटी कम भी हो जाए तो फिर कोएगुलेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली फिल्ट्रेशन यूनिट में भेज सकते हैं। ठीक है, इफ टर्बिडिटी इज लो, डायरेक्ट फिल्ट्रेशन कराकर भी काम कराया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कोएगुलेशन इज यूजुअली फाउंड नेसेसरी फॉर वाटर हैविंग टर्बिडिटी ग्रेटर देन 30 से 50 mm। बात सही है, क्योंकि हमारे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी पार्टिकल होंगे तो ही तो वहां पर हमारा कोएगुलेंट डालना, कोएगुलेंट का पानी में फैलाना, और वो कोएगुलेंट सर्टेन अमाउंट ऑफ सेडिमेंट पार्टिकल के साथ कंबाइन होकर फ्लॉक बना के नीचे बैठेंगे, तभी तो काम चलेगा। वरना तो हमारे पास अगर पार्टिकल ही नहीं है पानी के अंदर तो कोएगुलेंट को घुमा घुमा के करेंगे क्या। तो बात ये सही है, दिस इज वेरी मच करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एलम प्रोड्यूसेस हैवी फ्लॉक कंपेयर्ड विथ आयरन सॉल्ट कोएगुलेंट्स। क्या ये बात सही है हमारे पास? ठीक है, इस पर भी विचार करते हैं। तो हमारे पास एलम प्रोड्यूसेस हैवी फ्लॉक कंपेयर्ड टू आयरन सॉल्ट कोएगुलेंट्स, थोड़ा सा ये गलत हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए एल्यूमिनियम के जो सॉल्ट्स होते हैं आर लाइटर विथ रिस्पेक्ट टू आयरन सॉल्ट्स। आयरन सॉल्ट के रिस्पेक्ट में एल्यूमिनियम सॉल्ट लाइटर भी होते हैं, और एल्यूमिनियम सॉल्ट्स नॉट प्रोड्यूस कलर, नॉट प्रोड्यूस कलर विथ रिस्पेक्ट टू आयरन सॉल्ट्स। आयरन सॉल्ट के रिस्पेक्ट में ये ना तो कलर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये हमारे पास थोड़े से लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, और थोड़े से महंगे भी होते हैं एज कंपेयर टू दी आयरन सॉल्ट्स। आयरन सॉल्ट्स काफी सस्ते होते हैं। तो हैवी फ्लॉक कहना ये गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है। 1 सही 2 गलत,
तो फिर तीसरा भी देखना पड़ेगा क्योंकि कॉम्बिनेशन ही ऐसे बन रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट टू डी वाटर द स्लज फॉर्म्ड बाय एलम कोएगुलेंट, ये बात सही है। डी वाटर द स्लज फॉर्म बाय द एलम कोएगुलेंट, क्योंकि यहां पर हमारे पास ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है ऑलरेडी, तो इसके साथ वाटर को रिटेन करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इस स्लज में से पानी बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो आंसर जो है वो हमारे पास पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो पहला इज इनकरेक्ट, ये गलत हो जाएगा। 1 and 2 आर करेक्ट, ये गलत हो जाएगा। 1 इज करेक्ट और 2 and 3 आर इनकरेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। 1 and 3 आर करेक्ट और 2 इज इनकरेक्ट, यही आंसर हो जाएगा हमारा। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात इतनी? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रिंकिंग वाटर पैरामीटर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरल इंफेक्शन इज रिक्वायर्ड, वायरल इंफेक्शन क्यों होता है? हमारे पास किसी वायरस की वजह से वायरल इंफेक्शन होता है, और ये वायरस जो है वो हमारे पास ऐसे जो सीजन चेंज होते हैं वहां पर ये बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में फैल जाते हैं। एनवायरमेंट फैल जाते हैं मतलब आइदर थ्रू एनी ऑफ दी एक्टिविटीज, कि आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फ्लूइड को टच कर लिया या किसी ने स्नीज कर दिया तो फैल गया। फ्री रेसिडुअल क्लोरीन शुड बी मिनिमम इतना होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू ये वायरल इंफेक्शन बहुत ज्यादा फैल सकता है। तो इसी को तो बेसिकली कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सुपर क्लोरिनेशन। और ये जो कंडीशन यहां लिखी है अगेंस्ट वायरल इंफेक्शन, इसी को कहते हैं एपिडेमिक। बड़े एरिया में बड़ी तादाद की पॉपुलेशन को अफेक्ट करना। तो ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है, दिस इज करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सल्फेट मे बी एक्सटेंडेड इन द एब्सेंस ऑफ एन ऑल्टरनेट सोर्स टू 400 mg पर लीटर। तो ये बात सही है, सल्फेट की परमिसिबल लिमिट है 200 mg पर लीटर, 400 mg पर लीटर एक्सेप्ट करा जा सकता है इन एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स। ओनली इफ द मैग्नीशियम डज नॉट एक्सीड 30 mg पर लीटर इन द ड्रिंकिंग वाटर। कारण क्या है उसका? क्योंकि ये बना लेगा MgSO4। क्या बना लेगा ये? MgSO4। इसके हमारे पास जो है वो जो इफेक्ट्स हैं वो डिग्रेडिंग इफेक्ट्स है, ये हमारे पास कॉज करा सकता है क्या? एक्सट्रीम लेक्सेटिव इफेक्ट कॉज करा सकता है। हार्डनेस जो है वो हमारे पास ज्यादा अमाउंट में कॉज करा सकता है, जो कि परमानेंट हार्डनेस बन जाएगी। तो वी डू नॉट वांट दैट, इसलिए हमारे पास ये वाली बात भी जो है वो सही लिखी हुई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट बन जाते हैं। ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, एट अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 16 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर इज ट्रीटेड डेली यूजिंग एलम डोसेज ऑफ 30 mg पर लीटर। टोटल क्वांटिटी ऑफ एलम यूज डेली इज। तो देखो हमारे पास यहां पर कैलकुलेशन करने के लिए सवाल बनाया गया, छोटा जेई एग्जाम का सवाल है, आसानी से हो सके। तो जब भी ऐसा सवाल बने आपके पास एलम डोज निकालना हो, एलम डोसेज निकालना हो, यूनिट का खेल समझिएगा आप, और पूछा है डेली, तो एलम डोसेज निकालना है आपको केजी पर डे के रूप में। तो आप ये देख लो कि आपके पास पर डे कितना पानी ट्रीट हुआ और पर डे कितना क्वांटिटी यूज हुआ। तो हमारे पास एलम यूज पर डे, या फिर एक काम कर लो एलम यूज्ड पर लीटर, और आप इसको साथ में क्या कर दो, टोटल वाटर ट्रीटेड, वो भी लिखा जा सकता है। तो यहां पर आपके पास एलम यूज पर लीटर कितना है, तो वो है 30 mg पर लीटर। और टोटल कितना वाटर ट्रीट कर रहे हैं, तो वो है 16 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर। कहां पर? डेली, पर डे। डे से डे गया मतलब लीटर से लीटर गया। 10⁶ mg को लिखा जा सकता है केजी। थर्टी इंटू 16 केजी पर डे। तो 30 इंटू 16 केजी पर डे में 16 इंटू 3 वुड कम आउट टू बी इक्वल टू हाउ मच? 48। तो ये बनेगा कितना? 480 केजी पर डे के बराबर। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बात ध्यान रखिएगा,
एलम के बारे में, एलम को पता किया जाता है जार टेस्ट से। एलम पानी में से रिमूव करवा सकता है क्या? तो वो है कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर। एलम की और क्या खासियत है? तो एलम का जो ऑप्टिमम डोसेज होता है इट इज इक्वल टू 10 से 30 mg पर लीटर के बीच में। एलम की जो पीएच वर्किंग रेंज है तो वो है हमारे पास 6.5 टू 8.5। तो ये हमारे पास जो है वो कंडीशन है एलम के लिए, ध्यान रखने की बात है। आंसर क्या आ जाएगा? डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच रिड्यूसिंग केमिकल सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम ट्राइसल्फाइड एंड सोडियम सल्फाइड इज एडेड टू रिमूव अनवांटेड रेसिडुअल ऑफ क्लोरीन फ्रॉम वाटर। तो अनवांटेड रेसिडुअल ऑफ क्लोरीन फ्रॉम वाटर निकालने के लिए इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं? तो इसके अलावा और यूज कर सकते हैं क्या? एक्टिवेटेड कार्बन। ठीक है, ये भी यूज करा जा सकता है। तो हमारे पास ये सब चीजें यूज करते हैं। हमारे एक्सेस ऑफ क्लोरीन को निकालने के लिए प्रोसेस का नाम पड़ता है डीक्लोरिनेशन। क्या नाम पड़ता है प्रोसेस का? डीक्लोरिनेशन। तो हमारे पास यहां पर ऐसी ही और भी प्रोसेस होती है, जैसे कि बात करते हैं फॉर एग्जांपल डीसैलाइनेशन। हमारे पास प्रोसेस का नाम है फ्लोरिडेशन, प्रोसेस का नाम है डीफ्लोरिडेशन। तो डीसैलिनेशन का मतलब होता है एक्सेस सॉल्ट रिमूव करना, एक्सेस सॉल्ट रिमूवल। हमारे पास फ्लोरिडेशन का मतलब होता है फ्लोराइड का एडिशन, फ्लोराइड का एडिशन। डीफ्लोरिडेशन का मतलब होता है फ्लोराइड का रिमूवल। क्लियर है बात इतनी? जब फ्लोराइड का रिमूवल की बात करते हैं डीफ्लोरिडेशन में, तो यहां पर कई सारी मेथड है। दो मेथडों में बहुत सारी बार सवाल आ जाते हैं। एक है प्रशांति टेक्निक, और एक है आपके पास, नाम ध्यान होना चाहिए आपको, नलगोंडा टेक्निक। नलगोंडा टेक्निक। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? हमारे पास सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, विच सॉइल कलर टिपिकली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइज्ड आयरन एंड गुड ड्रेनेज। तो कंडीशन को समझते हैं। जब भी आप कहीं पर डार्क ब्राउन कलर देखो, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर देखो, तो इस पर इंडिकेशन समझने की कोशिश करना। या तो आप डार्क ब्राउन की बात कर लो या आप ब्लैक कलर की बात कर लो। इन दोनों का मतलब होगा कि हमारे पास जो सॉइल है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज्यादा है। ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज्यादा है। इसके अलावा हमारे पास जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज पुअर है। ड्रेनेज पुअर है। और ड्रेनेज पुअर के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, तो वो होना चाहिए क्या हमारे पास? नो ऑक्सीडेशन पॉसिबिलिटी। सॉइल का कलर अगर बहुत ज्यादा कालेपन पे दिखाई दे तो समझ जाना कि वहां पर आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, आपके पास जो है वो ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ जा रही है, आपके पास यहां पर जो है वो पीएच क्या है, पीएच भी जो है वो बहुत ज्यादा आपको लो देखने को मिलेगा। पीएच भी आपके पास जो है वो क्या देखने को मिलेगा? लो देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक कलर बन जाता है व्हाइट। तो व्हाइट कलर के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाइट कलर क्यों डेवलप हुआ। तो यहां पर हमारे पास लीचिंग बहुत अच्छी हो गई सॉइल के अंदर, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया। सॉइल में आपके पास जो सॉल्ट्स थे वो या सिलिकेट जो थे उनकी वजह से ऐसा कलर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो रेड कलर क्यों दिखाई पड़ता है,
तो रेड कलर दिखाई पड़ता है, बताता है गुड ड्रेनेज को, गुड ड्रेनेज को। आयरन कंटेंट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है इन O2 प्रेजेंस। भाई ड्रेनेज हो गया तो पानी निकल गया, तो हवा रह गई, हवा रह गई तो ऑक्सीडाइजेशन हो गया आयरन का, तो गुड ऑक्सीडाइजेशन बताता है। और हमारे पास यहां पर ये रस्टी कलर शो करता है, रस्टी कलर जो कि थोड़ा सा रेडनेस पर है। तो हमारे पास यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन डिसइंफेक्टेंट, is a common disinfectant used in water treatment processes to kill pathogenic bacteria, to kill the pathogenic bacteria। तो देखो मोस्ट कॉमन या कॉमन की बात चल रही है, और वो भी कहां पर, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में, तो वो तो होता है क्लोरीन, कोई संदेह नहीं है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑल्सो यूज्ड, ब्लीच भी हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया मार सकता है, एल्कोहल भी कुछ अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया मार सकता है ऑल्सो, ये सब भी है, बट कॉमनली यूज नहीं होते। कॉमनली पानी में मारने के लिए यूज नहीं होते। इसके अलावा हमारे पास ये वाटर ट्रीटमेंट में काम में नहीं आते। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। पानी में जब भी क्लोरीन की बात आएगी तो क्लोरीन में कौन काम करता है, ये वाला HOCl और OCl-, दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए बैक्टीरिया को अच्छे से मार पाते हैं। और इनके अलावा जब हम साथ में मिलाते हैं अमोनिया, तो ये बनाते हैं क्या, क्लोरामाइंस। और क्लोरामाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, सेफगार्ड करना फ्यूचर में रिकंटेमिनेशन को। तो हमारे पास बेटर प्रॉपर्टी टू सेफगार्ड फ्यूचर रिकंटेमिनेशन। लेकिन HOCl कब बनता है, आप पानी में क्लोरीन डालते हो तो HOCl कब बनता है, जब pH आपके पास क्या हो, 5 से बड़ा हो, और क्या हो, 7 से छोटा हो। लेकिन अगर pH आपके पास 7 या 8 से बड़ा होने लगा, pH अगर आपके पास 7 या 8 से बड़ा होने लगा, और अगर आपके पास pH जो है, एग्जैक्ट वही कंडीशन है कि pH अगर आपके पास 7 से 8 के ऊपर बढ़ होने लगा तो OCl- बनना चालू हो जाएगा। अमोनिया डालने पर भी जो क्लोरामीन बनते हैं उनमें से हमारे पास डाइक्लोरामीन सबसे बेस्ट होता है, डाइक्लोरामाइन सबसे बेस्ट होता है, जो कि हमारे पास बनता है एट अ pH ऑफ 5 to 6.5, pH ऑफ 5 to 6.5 पे। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, A इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास फिर से एक नया प्रैक्टिस सेशन, और ऐसे ही बढ़िया तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं AEC से, और AEC के अलग अलग तरह के कोर्सेज में आप एनरोल करके अपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो विजय बैच इज दी ऑप्शन फॉर यू, जो वहां पर AE JEE की ऑल इंडिया जितनी भी AE JEE की एग्जाम्स है उनके लिए टारगेट कर सकते हैं। SSC JEE के टारगेट के लिए आप बैच 1 में एनरोल कर सकते हैं। आप प्रहार बैच में एनरोल करने के लिए MPPSC AE के प्रिपरेशन कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। RRB JEE की तैयारी के लिए आप तेजस बैच में एनरोल कर सकते हैं, और नॉनटेक का महापेक आप जो है वो इस पर्टिकुलर बैच से एनरोल करके पढ़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपका अगर मान लो थॉट प्रोसेस है, आप अभ्यास के JEE बैच में और अभ्यास के AE प्लस JEE बैच में आप जो है वो एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फास्ट ट्रैक बैच में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, अगर आप अपने आप की प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वे में कम समय में करना चाहते हैं तो। और डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज भी आप यहां पर कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। मैं आशा करता हूं काफी कुछ आपने यहां से सीखा होगा,
और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।